हेलो क्लास 11th। इससे पहले हमने पढ़ा कृष्णा सोबती के बारे में। आइए दिए गए इस पाठ को पढ़ते हैं। मियां नसीरुद्दीन जो कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। आप लिखती हैं, साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नान बाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। अब बच्चों यहाँ पे देखो कृष्णा सोबती जी क्या कहती हैं कि एक इंसान है जो खाना बनाता है, परंतु उसको क्या विशेषण दिया गया है, किस विशेषण की उपाधि से उसे नवाजा गया है? नान बाइयों का मसीहा, खाना बनाने वालों के मसीही अंदाज का। वो कहती हैं कि अगर वो उस तरफ मटिया महल की तरफ से ना गुजरती तो मियां नसीरुद्दीन के मसीही अंदाज का आनंद नहीं उठा पाती। आगे वो क्या कहती हैं? वह यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे के ढेर सनते देख ठटके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। बच्चों, आश्चर्य होता है ना कि हम लोग तो सिर्फ एक हमारे घर में रोटी बनती है तवे पे, एक वही जानते हैं तवे वाली रोटी। एक आध और रोटियों के बारे में जानते हैं, जैसे तंदूरी रोटी या फिर वो जो बड़ी बड़ी रोटियां बनती हैं जिसे मुसलमानी रोटी कहते हैं, और हम तो इससे अलावा कुछ जानते ही नहीं हैं। लेकिन मियाँ साहब तो 56 तरह की रोटियां बनाना जानते हैं। आगे लेखक क्या कहती हैं लेखिका कि वहाँ पे जब वो मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर पहुंचती हैं तो वह देखती हैं कि दोपहर में यहाँ पे एक दुकान लगी हुई है जिसपे आटे के ढेर सने पड़े हुए हैं। तो उनको ये पता चलता है कि ये दुकान किसकी है। ये दुकान है नान बाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन की। तो आपको जैसे आश्चर्य हुआ कि 56 किस्म की रोटियां, मुझे भी आश्चर्य हुआ 56 किस्म की रोटियां, तो लेखिका को भी आश्चर्य हुआ कि 56 किस्म की रोटियां। थोड़ा मियां साहब से बातचीत की जाए तो वह अंदर की तरफ वो झांकती हैं। मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। अब यहाँ पे लेखिका क्या कहती हैं? कहती कि वो दुकान के अंदर झांक कर देखती हैं तो देखती हैं कि मियाँ साहब जो है चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे हैं, और उनके जो चेहरे है उनका जो चेहरा मौसमों की मार से पका चेहरा। विशेषण देखिए, मौसमों की मार से पका चेहरा, यानी कि वो चेहरा ऐसा नहीं है कि मतलब कि जिसे देख कर या ना, मतलब उसके उस चेहरे के ऊपर तजुर्बे के निशान साफ नज़र आते हैं। यह दिखाई देता है कि कितने सावन, कितने बसंत, कितनी ऋतुएं इस चेहरे ने देख ली हैं। आँखों में काइयाँ, भोलापन, मतलब कि चालूपंती तो है लेकिन उसमें उस बुजुर्गियत में कहीं ना कहीं भोलापन भी है। और पेशानी पर यानी माथे पर मजे हुए कारीगर के तेवर, यानी कि आप उन्हें खाना बनाने की कला में, उनकी कला में पछाड़ नहीं सकते हैं। फिर आगे लेखक कहता है, हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई। फरमाइए। झिझक से कहा, आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, आपको वक्त हो तो मियां नसीरुद्दीन ने 5000 अंदाज में सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है? मतलब कि एक जो बहुत बड़े लोग होते हैं उस अंदाज में मियाँ साहब कि वो तो नान भाइयों के मसीहा हैं और
उनके जैसे कारीगर, उनके जैसा खाना बनाने वाला कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हाँ पूछिए, आपको क्या पूछना है, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। फिर वो घूर कर देखती हैं, वो घूर कर देखते हैं। कौन? मियाँ साहब। किसको? कृष्णा सोबती जी को। वो घूर कर देखते, कहते हैं मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं। मतलब कि ये लोग पत्रकारों से दूर रहते हैं ना, ये लोग बिना मतलब के सवाल जवाब कुछ ज़्यादा ही करते हैं। तो यह तो खोजियों की खुराफात है, हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। यानी कि वो क्या समझते हैं, ये लोगों का कोई काम नहीं है पत्रकारों का और अखबार वालों का। इनका काम क्या है, केवल निठल्लों की तरह से ये इधर उधर पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनके पास मियाँ साहब के हिसाब से इनके पास कोई शारीरिक श्रम नहीं है, इनका कोई काम नहीं है। फिर आगे वो क्या कहते हैं कि हाँ कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो लेकिन थोड़ी देर बाद वो ये कहते हैं कि आपको जो पूछना है पूछिए, आपको पूछना क्या है। तो फिर कृष्णा जी कहती है पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। भाई उनको पता चलता है 56 तरह की रोटियां बनाने में माहिर हैं, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई गुरु होगा, कोई ना कोई सिखाने वाला होगा। तो वो ये पूछती है कि इल्म यानी यह विद्या 56 तरह की रोटियां बनाने की कला आपने सीखी कहाँ से। जैसे कि आज आपको अगर कहीं खाना वाना बनाना हो तो आप शेफ़ का कोर्स करते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं। तो उस समय ऐसा क्या था कि जहाँ से मियाँ साहब को 56 तरह की रोटियां बनाने आ गई, तो इस वजह से वो कहती हैं, पूछती हैं। तो मियाँ साहब क्या जवाब देते हैं, मियाँ नसीरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए। कंचीली आँखें होंगी। कंचीली मतलब कि वो जो आँख के जो बीच के जो काली भूरी जो आँखें के बीच का जो हिस्सा होता है, वो तो आँखों के कंचे जो बोली की तरह होती है ना आँखें, वो कंचे हम पर फेर दिए। फिर तरेर कर बोले क्या मतलब। पूछिए साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा। वो कहते हैं कि नान भाई इल्म लेने कहाँ जाएगा, मतलब कि ये सब कहीं और नहीं होता है, कहीं ये सब विद्या सीखने नहीं जाता है, ये सब उसके पास ऊपर वाले का दिया गॉड गिफ्टेड होता है। फिर आगे, क्या नगीना साज के पास, पूछना मतलब इल्म लेने या विद्या लेने वो कहाँ जाएगा। क्या नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा। मतलब समझिए वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि वो ये खाना बनाने की कला सीखने कहाँ जाएगा। नगीना साज के पास जो पत्थर वत्थर जड़ते हैं उसमें जवाहरात सोने चांदी के गहनों में, या आईना साज के पास मतलब कि जो शीशे बनाते हैं उनके पास, या मीना साज के पास। मीना साज यानी जो भी गहने बने होते हैं उसमें जो लाल हरा कुछ भी ऐसा रंग जो लगा रहता है वो मीना होता है। कहते हैं कि क्या मीना साज के पास, या रफूगर जो फटे हुए कपड़ों को सिल के बराबर कर देता है, पता नहीं चलता है कि फटा है या नहीं फटा है, उसे रफूगर कहते हैं। रंगरेज जो कपड़ों को रंगने का काम करते हैं। तेली तंबोली आप जान ही रहे हैं, जो तेल वगैरह बेचते हैं। तो कहते हैं ये सब सीखने कहाँ जाएगा, इन लोगों के पास जाएगा। फिर आगे कहते क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा। इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही, मतलब यह कि हम घर से न निकलें कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। उन्होंने यहाँ मियाँ साहब क्या कहते हैं कि हमने कहीं जाकर इस हुनर को, इस गुण को, इस कला को नहीं सीखा है। हमने जो भी सीखा है यह अपने पिताजी से सीखा है, क्योंकि वह यह क्या था, यह पेशा हमारे घर के खानदानी पेशा है।
अब जैसे आपके घर में कोई काम जो पुश्तों से चला रहा हो, उसको सीखने की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, वो इंसान देख देख के जान ही जाता है, थोड़ा बहुत तो वो सीख जाता है। तो जिसके घर में जो काम हो रहा है वो तो उसको जानेगा ही। तो वही कहते हैं कि हम इस पेशे को सीखने के लिए घर से बाहर नहीं निकले। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। कहते हैं कि जो बाप दादा का जो हुनर था, दादा से पिताजी ने सीखा, पिताजी से मैंने सीखा, और जब एक के बाद एक लोग अपनी गद्दी छोड़ते गए तो उसके बाद उनके जो पुश्तें थीं वह उस गद्दी को संभालती चली गईं। फिर मैं कृष्णा सोबती कहती हैं कि आपके वालिद यानी पिताजी मियां नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गईं। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियां बरकत शाही नान बाई गढ़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहब थे आला नानबाई मियां कल्लन। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि अब किसी के भी माता पिता के बारे में उसकी बातें कर दो तो उनके आंखों के आगे उनकी छवि तो घूम ही जाएगी। तो उठ के वो बिल्कुल से अपने पिताजी के बारे में सुन के संजीदा हो जाते हैं, और उनके आंखों के सामने उनका अक्स घूमने लगता है। तो कहते हैं कि फिर वो बताते हैं कि हमारे वालिद शाह मशहूर थे मियां बरकत शाही नान बाई गढ़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहब थे आला नान बाई मियां कल्लन। वो अपने दादा और अपने पिताजी के बारे में बताते हैं। फिर आगे कहते हैं, आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो, यानी इन लोगों ने कोई आपको गुरु मंत्र दिया हो? तो फिर मियाँ साहब कहते हैं नसीहत का है कि मियाँ काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। वो क्या कहते हैं कि इंसान कुछ भी गुरु मंत्र से नहीं सीखता है, यानी कि सिर्फ आपको केवल थ्योरी ही नहीं आनी चाहिए, आपको प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। यानी कि सिर्फ आप पढ़कर सिर्फ रट्टू तोता बनकर सिर्फ पास हो सकते हो, लेकिन वो हुनर आप सीख नहीं सकते हो। इसी बात को समझाते हुए कहते हैं कि काम करने से कोई भी चीज़ आती है। कोई आपको कुछ बोल दिया, आपने कोई फार्मूला रट लिया, उस नसीहत से, उस फार्मूले से आपकी ज़िंदगी नहीं चलने वाली, आप कुछ नहीं सीख सकते हो। फिर आगे वजह फरमाया, पर यह तो बताइए कि जब आप अपने इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। वो भट्टे की ओर इशारा करके कहते हैं कि जब आप इस काम पर लगें तो आपके वालिद साहब ने सीख के लिए कुछ कहा होगा। मतलब कि जब आप कोई काम संभालने जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो आपके माता पिता आपको कुछ समझाते हैं, कुछ सिखाते हैं, देखो बेटा ऐसे काम करना, यह करना, ऐसे करना, ईमानदारी से करना। तो वो उसी बात को पूछती हैं कि आपके वालिद साहब ने आपको क्या सीख दी थी। तो मियां नसरुद्दीन कहते हैं साहिब ने जल्दी 2-3 कश खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ। अब देखिए यहाँ पे मियाँ साहब कितनी बड़ी बात कहते हैं। कहते हैं कि अगर आपको कुछ कहलवाना है तो आप बता दीजिए, मैं वही कह देता हूँ, और नहीं तो सुनिए क्या बात है। वो कहता है उस्ताद यानी गुरु छोटे बच्चे से कहता है कह अलिफ, तो बच्चा कहता अलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जीम, बच्चा कहता है जीम। ये उर्दू के अल्फाज हैं, जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं क ख ग घ अंगा पढ़ते हैं, वैसे ये उर्दू के अल्फाज हैं, वर्णमाला जिसे हम कहते हैं। तो वही कहते हैं कि बच्चे से जो कहा जाता है बच्चा वही कहता है। तो इस बीच उस्ताद जी जोर से एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है।
तो अभी इतना जो जो बच्चे का गुरु कहता जा रहा है, उस्ताद कहता जा रहा है, वो बात जो है बच्चा कहता जा रहा है। लेकिन इसी बीच उस्ताद यानी जो उसका गुरु है वो खूब कस के एक हाथ बच्चे के सर पे लगाता है और बच्चा चुपचाप पड़ा रहता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी, यानी कि बच्चा जो टीचर की बात सुन रहा है, ये उस समय की शिक्षा पद्धति के बारे में मियाँ साहब बता रहे हैं कि बच्चा चुपचाप से वही बोल रहा है जो गुरु बोल रहा है, लेकिन तभी भी गुरु जी को किसी बात पे हो सकता है गुस्सा हो या वो जो भी कारण रहा हो, वह बच्चे को मार देते हैं और बच्चा सक पका जाता है, डर जाता है, चुपचाप से गुरु को देखने लगता है। तो कहते हैं कि एक तो पढ़ाई ऐसी, मतलब पढ़ाई ऐसी कि अगर छोटे बच्चे को आप मार दीजिए तो छोटी क्लास में जब वो वर्णमाला सीखने की उम्र में है, जिस समय वो क ख ग घ सीख रहा हो, अलिफ बे जीम ये सब सीख रहा हो, और उस समय आप उसको मार दीजिए तो बच्चा तो अपनी कक्षा से, अपनी क्लास से ऐसे ही डर जाएगा और उस क्लास में वह न जाना चाहेगा, ना बैठना चाहेगा, ना कुछ पूछना चाहेगा और ना ही उसका पढ़ने में मन लगेगा। फिर आगे कहते कि बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ पर क्यों। वो फिर अपनी बात को बीच में काट देते हैं और फिर किसी मीर साहब को बीच में से आवाज़ लगाते हैं, कहते हैं कि मीर साहिब आप सुबह क्यों नहीं आए, तो पूछते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी का अध्याय हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।